हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में चैप्टर नंबर 3 के मेन पार्ट देखे थे। एक है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सेकंड था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हम सबसे पहले एक स्मॉल रिवीजन से कि हमने इसके अंदर क्या क्या देखा है पहले वो देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा था इस चैप्टर में कि लॉ बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड वो बता रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले बुराई करेगा किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। फिर उसके बाद बोल रहा है बट लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ध्यान आ रहा है कुछ कुछ। फिर उसके बाद एक और उसने एक वर्ड यूज किया क्वांटिटेटिव का, मैंने हाईलाइट करके रखा है, स्क्रीन में दिख रहा है। फिर उस बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान आ रहा है। फिर प्रोफेसर अल्फा मार्शल बोलते हैं रुको, मैंने बनाया ना लॉ ऑफ डिमांड, मेरी इतनी बुराई मत करो, मैं एक नया और लॉ बना देता हूं, उसमें आपको क्या हो जाएगा, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the responsiveness of the quantity demanded to a change in its price of or any other factors. What are those any other factors? What are get fixed, पावना, other factors है get fixed, आवना। फिर वहां पास हम क्या देख रहे हैं, यहां पास तीन वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज किया गया है। एक है एक्सटेंट ऑफ चेंज। देखो फिर से जो लोग यहाँ पास पहली बार देखते हैं उनके लिए, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है एंड प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये नेचुरल टेंडेंसी है। प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या होने वाली है, इंक्रीज होगी। परफेक्ट। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, बोल रहा है कितनी डिमांड चेंज होगी। मैं बोल रहा हूं 10 रुपए चेंज हो गया, ये पेन है 10 रुपए की है और इसमें से ये 5 रुपए की गिर गई, 5 रुपए हो गई पेन की प्राइस। कितना डिमांड चेंज होगा, कौन बताएगा, कितनी क्वांटिटी चेंज होगी। अरे डिमांड पूछ रहा हूं, प्राइस नहीं पूछ रहा हूं। प्राइस तो मैंने बता दिया, यदि ये 10 रुपीज की पेन है 5 रुपीज की हो गई, ये सबको पता है कि सब खरीदेंगे सर, ये 10 रुपए की पेन है 5 रुपए में सब खरीदेंगे। तो कितना खरीदेंगे, कौन बता रहा है, ये कोई नहीं बता सकता। ये कौन बता रहा है, अल्फ्रेड मार्शल बता रहे हैं। क्वांटिटेटिव चेंज के बारे में बता रहे हैं, कितना क्वांटिटी चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से कितनी क्वांटिटी चेंज होगी, ये यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है इस टॉपिक में। ओके, ये तो पहले ही उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है ना। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है। प्राइस के चेंज होने से, इंक्रीज होने से क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी। कोई चीज महंगी हो जाएगी, कल से 50 रुपीज की पेन रहेगी तो आप बोलोगे मैं खून निकाल के मैं लिख लूंगा, मैं लेकिन 50 रुपीज की पेन नहीं खरीदूंगा। गॉट माय पॉइंट। सो व्हाट इज दिस, कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड में प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इंपैक्ट होता है, लेकिन कितना डिमांड में इंपैक्ट होता है ये अभी तक कोई नहीं बता सकता। राइट, सही है ना। सो यही इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to a responsiveness of a quantity demanded to change in its price, कि कितना प्राइस के चेंज होने से कितना चेंज होगा, क्या, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्या इस दुनिया में सिर्फ प्राइस है जिसके कारण क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है? नहीं, इसके कारण क्या होता है, आपके मूड है, नहीं है, टेस्ट, हैबिट एंड, आपके टेस्ट बदल जाते हैं, हैबिट बदल जाती है, फैशन बदल जाता है, इसके कारण भी क्या होता है, डिमांड में चेंज आ जाता है। अभी देखना, अब क्लास में एक स्टूडेंट ग्लिटर पेन ले आए, उसको अंडरलाइन कर ले तो बस फैशन चल जाएगा। गॉट माय पॉइंट। नहीं कुछ और क्या होगा, कोई ड्रेस अच्छा से पहन के आ जाए, पसंद आ जाए तो सबका उसमें डिमांड इंक्रीज हो जाता है। गॉट माय। अभी इसके अलावा और कौन सा है फैक्टर, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन यदि बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और कौन से फैक्टर्स बोलते हैं, इनकम। अब आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है बताओ, बेचारे को कोई नहीं। देखो सीखो कुछ, तुमको कितनी मिलती है बताओ, तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है। हाँ ऐसे ऐसे ऑन एन एवरेज वीक में कितना मिल जाता है, अरे जाने दो, समझ लो मंथ को 500। तुमने एग्जाम्पल को तुमको भावना को बोल दिया करो ना कि हाँ
क्या मैं आर्टिफिशियल स्ट्रिंग थोड़ी ना बैठा हूँ कि मैं पूछूंगा तो बोल देना। कितना मिल रहा है? मैं पैसे नहीं मांग लेता। 500 मिल रहा है, 500 पर मंथ मिल रहा है। समझ लो अब ये 500 पर मंथ मिलता है तो ये अभी बेचारी एक पेन एक नोटबुक खरीदती है और बाकी एक एक कोल्ड कॉफी 20-20 वाली रोहित के यहाँ से पी रही है। ओके, अब इसकी मंथली जो मिल रहा है इसको पैसे तो कितना हो जाए? 5000 हो जाए। तो क्या करेंगे? स्टार सब, हाँ सबको खिलाएगी, सबको कोल्ड कॉफी लेके जाएगी कोल्ड कॉफी पिलाने के लिए। लेकिन डिमांड क्या हुई? इंक्रीज हुई। मतलब इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ क्या एक फैक्टर्स है क्या? नहीं। ऐसे यहाँ कितने फैक्टर्स है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसी को वो बोला है क्या? अदर फैक्टर्स। प्राइस तो एक फैक्टर है, इसके अलावा भी मैनी फैक्टर्स अदर हैं अभी। ओके, मैनी अदर फैक्टर्स आल्सो देयर ड्यू टू व्हिच क्वांटिटी डिमांडेड विल आल्सो चेंज। और अपन उसको क्या बोलते हैं? गेट पिक, टेट पिक आओ ना, टेट पिक्स आओ ना। ओके, ये अपन जिनको नहीं पता है वो अपन देखेंगे, ये टेट पिक्स आओ ना। तो अब ये आपको यहां तक एक चीज समझ में आ गई है कि ये सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिनके कारण डिमांड चेंज होता है। लेकिन उसमें से एक जो प्राइस फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं क्या हमारे, ये अपन देखेंगे फीचर्स। लेकिन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है तो, लेकिन मैं एक शॉर्ट रिवीजन लेके मैं थ्योरी करवाऊंगा, डोंट वरी। मेजरमेंट अपन नेक्स्ट सेशन में ही करेंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो पहले एक फास्ट रिवीजन लेते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। Next, income elasticity of demand, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. Next आता है cross elasticity of demand, percentage change in quantity demanded of a commodity A divided by percentage change in price of commodity B. सबको याद आ रहा है? Yes. Okay, very good. अब important, ये क्या था? ये फॉर्मूला है जिससे क्या निकल के आएगा कि जो आप बोल रहे हो यदि 10 रुपीज की, अब सब लोग बता देंगे 10 रुपीज की पेन कितने में हो गई है? 5 रुपीज में। तो बताओ क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होगी इसमें? प्रोपोर्शनेट, मतलब क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये फॉर्मूला था, हमने इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कोट किए कि प्राइस कितनी थी 200, उसकी चेंज हो गई 100, तो कितना चेंज हुआ है? 100 रुपीज। जब क्वांटिटी उस वक्त कितनी थी? 200 प्राइस था तो 1000, और जैसे ही प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज हो गई है? 1500। तो कितना चेंज हुआ यहाँ पर क्वांटिटी में? 500। और इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट लाइन को क्या? बेस। सो चेंज डिवाइड बाय बेस, चेंज डिवाइड बाय बेस क्या आ रहा है? चेंज कितना है? 100, बेस कितना था? 200, तो कितने परसेंटेज चेंज हुआ है? 50%। 100 200 पहले था, अभी कितना हो गया? 100, तो कितना चेंज हुआ है? 50%। डिवाइड कर लेना घर में जाके कैलकुलेटर से। ओके, यहाँ क्वांटिटी कितनी थी पहले, अभी कितनी हो गई है? 1500। कितना चेंज हुआ? 500। तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी हो रही है? 500। देखो ये चेंज क्वांटिटी लिखना है, और बेस क्वांटिटी कितनी थी? 1000। सो चेंज क्वांटिटी डिवाइड बाय बेस क्वांटिटी कितना आ रहा है? 50%। और फॉर्मूला में लगा दो TD is equal to change in quantity demanded divided by percentage change in price। तो क्या हो जाएगा? 50 डिवाइड बाय 50। तो इलास्टिसिटी कितनी हो गई है? 1। इसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी। कभी कभी डिवाइड करते वक्त क्या आएगा आपका? 0.8 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 1 आएगा, 1.5 आएगा। तो इन सब को अलग अलग टर्म देते हैं, और वो टर्म कहां लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। ये बाय द वे रिवीजन चल रहा है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ध्यान हो तो। और जिनको नहीं है अभी अपन रिकॉर्डेड में देखेंगे, और नहीं तो बाद में अभी फिर से पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर 5 टाइप के आते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इलास्टिक वर्ड मतलब क्या होता है? चेंज। कहां है रबड़? दिख रही है? नहीं ना, नहीं दिख रही।
होगी यहाँ देखो, ये देखो मिल गई इसको, क्या है ये देखो एग्जांपल वगैरह, इसको बोलते हैं क्या, इलास्टिक। इसी में इसमें इसके अंदर क्या है, इलास्टिक, ठीक है। इसके अंदर है क्या इलास्टिसिटी, नहीं। समझ में आ रहा है, इलास्टिक मतलब क्या होता है, चेंज। इलास्टिक मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसका साइज, यस इसका चेंज हो रहा है क्या, देखो होगा क्या, नहीं ज्यादा नहीं खींचूंगा लेकिन टूट जाएगा, लेकिन इसमें चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसको बोलेंगे क्या, इन इलास्टिक, इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक। और हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेगा मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और जब इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेगा मतलब नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और यही चीज मैंने आपके स्क्रीन में लिखी हुई है, देखिए इलास्टिक मतलब चेंज, लेकिन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिमांड का, तो चेंज इन डिमांड। इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, और टॉपिक है डिमांड का, तो नो चेंज इन डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक में मतलब हमको प्राइस वाइज या अदर फैक्टर किसी चीज, प्राइस अपन पढ़ रहे हैं, वैसे प्राइस कितना भी चेंज हो हमको हो ना हो, लेकिन डिमांड क्या है, इतनी इलास्टिक है कि मतलब प्राइस चेंज भी नहीं हुआ या कि स्लाइड चेंज हुआ है, मतलब दिख भी नहीं रहा है, तो मतलब कैसे, ये देखो ये प्राइस है ना, इतना सा चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड कितना चेंज हो रहा है, देखो इतना। इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, मतलब with a small change in price there is a huge change in quantity demanded will be called as perfectly elastic demand। मेरे शब्दों को कान तक लेके जा रहे हो क्या, even there is a slight change in price there is a huge demand in the quantity demanded, पूरे एक्सप्रेशन के साथ पहुंचना चाहिए आपको, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब बोलता है प्राइस तुमको जो करना हो करो, कितना भी चेंज हो जाओ, डिमांड बोलता है मैं हिलने वाला नहीं हूं, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड मतलब अभी पढ़ा हमने, नो चेंज इन डिमांड, तो मतलब डिमांड बोलते हैं मैं चेंज होने वाला नहीं हूं, प्राइस तुम कितना भी चेंज हो जाओ। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक बोलता है, डिमांड बोलता है प्राइस जितना चेंज होगा मैं भी उतना चेंज हो जाऊंगा, बराबर। तो परफेक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर परफेक्टली बोलेंगे यूनिटरी चल रहा है, जिस रेशियो में प्राइस चेंज होगा उसी रेशियो में क्या चेंज होने वाला है, डिमांड। इसका एग्जांपल ये था, जिस रेशियो में प्राइस चेंज हो रहा है उसी रेशियो में क्या चेंज हो रहा था, डिमांड। 50% से प्राइस चेंज हुआ तो 50% से क्या चेंज हो गया था, डिमांड। और जब अपन फॉर्मूला में लगाते हैं रेशियो इसका आइडेंटिफाई करते हैं तो 50% डिवाइड बाय 50% क्या आ जाता है आपका 1। तो जब जब 1 दिखे तो इसका मतलब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखो सेकंड वाले में हमने पढ़ा था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी कितनी है, जीरो। इलास्टिसिटी कितनी है, डिमांड की हम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, कितनी इलास्टिसिटी है, जीरो। क्यों, लिखा ही क्या था, नो चेंज इन डिमांड। तो जब डिमांड में चेंज ही नहीं हो रहा, कितना चेंज हो रहा है बताओ, डिमांड में जीरो। ओके, बोल रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब डिमांड कितनी हो रही है, ह्यूज, आप मेजर भी नहीं कर सकते हो इतनी डिमांड चेंज हो रही है। तो क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी कितनी है, इनफाइनाइट। कितनी चेंज हो रही है, इनफाइनाइट। ओके, नाम से समझ में आ रहा है क्या, अंदर का कंटेंट छोड़ दो, अभी मैं सब पढ़ा रहा हूं आपको। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली नाम को ध्यान से सुनो, रिलेटिवली इलास्टिक है कौन, डिमांड थोड़ा सा ज्यादा इलास्टिक एज कंपेयर टू प्राइस। देखो अब इसमें प्राइस इतना चेंज हो रहा है, डिमांड लेकिन इतना चेंज हो रहा है, कौन ज्यादा चेंज हो रहा है, डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। डिमांड इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू प्राइस। डिमांड क्या है, देखो ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू प्राइस। प्राइस इतना ही चेंज हो रहा है, डिमांड कितना चेंज हो रहा है, ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या, प्राइस कम चेंज होगा लेकिन डिमांड ज्यादा चेंज होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में एकदम बोल रहा हूं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, डिमांड इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू द प्राइस। अंदर भी व्हेन अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब डिमांड, लेमन लैंग्वेज में बताओ यहां पर कौन ज्यादा चेंज होगा, डिमांड ज्यादा चेंज होगा, प्राइस क्या होगा, कम चेंज होगा। क्यों ऐसा बोला आपने, क्योंकि हेडिंग में क्या लिखा है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो मतलब प्राइस जो है एज कंपेयर टू द प्राइस, डिमांड क्या है, रिलेटिवली ज्यादा चेंज हो रहा है। यहां पर क्या बोला है, इन इलास्टिक, तो डिमांड यहां पर क्या है, कम इलास्टिक है। तो अब डिमांड कितनी चेंज होगी बताओ,
थोड़ी भी चेंज हो रही है, जब प्राइस इतनी चेंज हो रही है, ठीक है। इन इलास्टिक मतलब क्या होता है, नो चेंज इन डिमांड, मतलब बोल रहा है लेकिन रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब रिलेटिवली नो चेंज है। रिलेटिवली इन इलास्टिक, ओके। रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब क्या होता है, प्राइस इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड। प्राइस कितनी इलास्टिक है, ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड। बेचारा सोच रहा होगा ये क्या चल रहा है अरे सीरियस ना, चलता है। अभी आराम से आ जाते हैं, ये सब हो गया। अब यहां पास कुछ और फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। Other factors affecting elasticity of demand. Come to the topic, factors affecting elasticity of demand. Everyone, अपने अपने बुक्स नहीं तो है ना, पड़ोसी है ना, उधार की जिंदगी चलती है क्लास में। मैं ही आ जाता हूँ बुक में, आप लोग मत आओ, क्योंकि आप हॉलीडे टाइप का कर रहे हो, आपके पास जैसे बुक ही ना हो। निकाली है, चलो आ जाओ। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार सब रिपीट करेंगे, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, ये सबको पता चल चुका है इस क्लास में बैठे हुए बच्चे को। अब इसमें बोल रहा है कुछ नेचर ऑफ कमोडिटी होती है जिसके कारण उसकी इलास्टिसिटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, हम देखते हैं। सो by nature we can classify commodities as necessities एक होगी, और दूसरा हो गया कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स के बारे में हो गया। अब आप ही सोच के देखो, प्राइस नेसेसरी जो है, नेसेसिटी की जो गुड्स हैं, प्राइस के इंक्रीज होने से क्या उसमें ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में इंपैक्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अभी सॉल्ट है, शुगर है, क्या सॉल्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा तो क्या डालोगे ही नहीं क्या, हाँ डालेंगे। तो उसके प्राइस के ज्यादा चेंज होने से उसकी क्वांटिटी में चेंज होने वाली नहीं, मतलब जो भी नेसेसिटी के गुड्स हैं, अब सोप एक्सपेंसिव हो जाए, हैंड वॉश एक्सपेंसिव हो जाए तो क्या करोगे, समझ रहे हो ना। मैं एकदम डेप्थ में तुम लोग क्या बोल रहा है ये सैनिटाइजर, वेरी गुड। So demand for necessary goods like food grain, medicine, textbook is relatively inelastic। मतलब आप क्या करोगे, रिलेटिवली इलास्टिक क्यों बोला, जब गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको कम निकालोगे अभी क्या कर दो, हाँ गॉट माय पॉइंट। सो मिसयूज करते हो आप, राइट। अब जब सॉल्ट डालोगे तो अच्छे से स्पून से लेके अंदर डालोगे, उस सब्जी में डालोगे, राइट। नहीं तो अभी क्या आधा गिर रहा है आधा डल रहा है उस सब्जी में, गॉट माय पॉइंट। तो ऐसे केस में क्या होता है, अब अभी मेडिसिन होती है, क्रोसिन ज्यादा आती है, 15 का वो आता है, स्ट्रिप आती है पूरी की पूरी, ओके। अभी क्या बोलते हो, पेन एक टैबलेट से आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन कितने की आती है, 10 या 15 रुपीज की आती है, हाँ पूरा दे दो। क्या चल रहा है ये, क्योंकि प्राइस नेसेसिटी गुड्स है, लेकिन जब प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तब क्या बोलते हैं, एक दे दो, कट करके नहीं मिलेगी क्या, व्हाट माय पॉइंट, देते हैं ना। लेकिन क्या चल क्या रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या, आप उस वक्त डिमांड वैसे करोगे। तो बोल रहे हैं नेसेसिटी गुड्स के रिलेटिवली क्या रहेगा, इन इलास्टिक, बट जो कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स हैं जैसे परफ्यूम, फर्नीचर, कार्स, वो रिलेटिवली क्या रहेंगे, इलास्टिक रहेंगे। प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड उनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, इन इलास्टिक मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन इलास्टिक मतलब होता है
नो चेंज। और टॉपिक पढ़ रहे हैं हम डिमांड का। और इलास्टिक मतलब क्या होता है? यहां क्या आ जाएगा? चेंज इन। अभी सिर्फ जो लोग सुन रहे हैं पहली बात, तो उनके लिए सफिशिएंट है क्या? चेंज इन डिमांड और नो चेंज इन डिमांड। क्योंकि हर जगह वो क्या बात करने वाला है? इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो मतलब वर्ड क्या आने वाला है? इलास्टिक और इन इलास्टिक। अभी काफी स्टूडेंट्स को रिलेटिव का मतलब समझ में आ रहा है, रिलेटिव का मतलब भी समझ में आ रहा है। यहाँ पास दोनों वर्ड्स क्या यूज किए उसने? रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड रिलेटिवली इलास्टिक। लेकिन किसी को समझ में आया इलास्टिक मतलब क्या होता है? चेंज इन डिमांड। और इन इलास्टिक मतलब होता है नो चेंज इन डिमांड। ओके, समझ में आया? नेचर ऑफ कुछ कमोडिटीज होती है। नेचर में आपको दो वर्ड हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन से वो वर्ड होगा यहाँ पास इंपॉर्टेंट? पूरे पेज नहीं लेके जाओ घर। नेसेसिटी या कि नेसेसिटी गुड्स, और जो दूसरे होते हैं कंफर्ट एंड लग्जरी के गुड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होगा? तो देखो बहुत ही सिंपल है। यदि आपके पास सब्स्टिट्यूट है, जैसे बोलती है चाय मिल जाए, कॉफी, कुछ भी चलेगा। मेरे कोई पूछता है क्या पियोगे, मैं बोलूं कुछ भी चलेगा। तो व्हाट इज दिस? मतलब उसकी जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो आपका यदि कोई प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या शिफ्ट हो जाओगे? दूसरे गुड्स पे। सो वो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे हम यहाँ पास क्या लें? टी एंड कॉफी। सो इस केस में टी का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो सब लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी में। तो टी का डिमांड क्या होगा? बहुत ज्यादा। प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड बहुत ज्यादा क्या होने वाला है? टी का डिक्रीज होने वाला है। क्यों? लोग और ज्यादा किसमें शिफ्ट हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स में, दैट इज कॉफी। तो पढ़ने को देखो, डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक। यहां पास क्या रहेगा? मोर इलास्टिक रहेगा। डिमांड इज मोर इलास्टिक। यहां पास भी कहीं ना कहीं जिन लोगों को पता है रिलेटिव के बारे में, यहां पास भी क्या रहने वाला है? रिलेटिव इलास्टिसिटी। डिमांड क्या होगी? ज्यादा चेंज होगी प्राइस के चेंज होने से। थोड़ी सी प्राइस चेंज होगी, डिमांड ज्यादा चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, शुगर केन जूस है, बट कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक सॉल्ट, डिमांड विल बी इन इलास्टिक। तो ये ना एग्जाम में ना पता नहीं, ये सॉल्ट का ना इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कोई कुछ भी लिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पता नहीं पूछ ही लेता है। डिमांड की सॉल्ट की डिमांड क्या है? क्या रहेगा आंसर? इन इलास्टिक। आप बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे और सामने कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। ओके, लेकिन ध्यान रखना क्या है, क्या वो परफेक्टली इन इलास्टिक है? यस, अरे यस, यस, कोशिश करो। उसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक ही है, उतनी यूज होगी, इसलिए उसने वर्ड इन इलास्टिक लिखा है। इन इलास्टिक क्या? तो परफेक्टली इन इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, ऐसे कुछ गुड्स हैं जिसको आप मल्टीपल यूज में लेके आ सकते हो, जैसे वाटर, मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी। सो उनकी क्या रहेगी डिमांड? सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक। प्राइस की ज्यादा चेंज होने से भी ज्यादा उनको फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसलिए वहां पास क्या बोला गया है? एडिक्टेड गुड्स लाइक, सॉरी यहाँ पास कौन सा बोल रहा हूँ, सॉरी मैंने मेरा ही मिस्टेक हुआ। लेस इलास्टिक डिमांड, हम यही बात कर रहे थे ना। वो उसमें लेस इलास्टिक डिमांड रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उनकी डिमांड में। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज अब इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए, क्या कर लोगे बताओ? क्या क्या बंद कर दोगे घर में? लाइट फैन चालू ही रखना पड़ेगा, माइक्रोवेव यूज करोगे, फ्रिज चालू रखोगे, समझ में आ रहा है? क्या बंद करोगे? सब तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। वाटर क्या नहीं करोगे? पानी नहीं पियोगे, नहाओगे नहीं, क्या नहीं करोगे? कुकिंग नहीं करोगे। और जो जो करते हो कैसे? उसका आप जब यूज क्या है, मल्टीपर्पज यूज है, तो उसकी प्राइस की ज्यादा चेंज होने से आप कुछ भी कर नहीं पाते। इसीलिए वो डिमांड उसकी क्या रहती है? लेस इलास्टिक डिमांड रहती है। तो मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जांपल कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मल्टीपल यूज को लेस इलास्टिक था। सिंगल यूज को, अच्छा, सिंगल यूज को लेस इलास्टिक बोला है, एंड मल्टी यूज को। गुड, एक ये वर्ड दोनों इस पॉइंट के अंदर आने चाहिए। मल्टी यूज के लिए क्या रहेगा आपका? मोर इलास्टिक रहेगा,
और सिंगल यूज के लिए लेस इलास्टिक। हैबिट्स में आओ, हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली बोला है, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, कोकीन, गांजा, चरस, ध्यान आ रहा है आपको? तो ये सब जो है, सिगरेट भी है इसमें, डिसेंट वर्ड्स की, गुटखा, तो ये सब क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक, जो हैबिचुअल गुड्स रहते हैं। ड्यूरेबिलिटी के केस में क्या होगा? ड्यूरेबल गुड्स के लिए यहां पास भी ड्यूरेबल है एंड पेरिशेबल गुड्स रहेंगे, दो वर्ड यूज करा जा रहा है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत फेवरेट है, बिकॉज इसकी कंटेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंटेंट में आप कुछ भी देख नहीं सकते हो। जैसे यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के बारे में आया, तो वहां पर क्या आएगा? ड्यूरेबल और पेरिशेबल। ओके, ड्यूरेबल गुड्स क्या रहेंगे? मोर इलास्टिक रहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक रहेंगे। अब जब जब इलास्टिक बोला तो किस चीज की इलास्टिसिटी बोल रहा है? डिमांड की इलास्टिसिटी। ओके, जैसे फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। लेकिन पेरिशेबल गुड्स क्या रहेंगे? इन इलास्टिक रहेंगे, लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स। इन इलास्टिक मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो एक गुड्स दूसरे गुड्स को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे कौन से गुड्स हैं, कोई बताएगा? कार एंड पेट्रोल। एक गुड दूसरे, कार यदि बहुत सस्ती हो गई, सब कार खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली पेट्रोल तो उसमें फिल करेंगे, पानी तो चलने वाली नहीं है। गॉट माय पॉइंट? सो एक गुड्स दूसरे गुड्स को क्या कर रहा है? यहाँ पास कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? So demand for commodity which have used in conjunction with other commodities to satisfy a single want is relatively inelastic. Ultimately, यहाँ पर भी क्या आ रहा है word? Inelastic. Example: fall in the price of mobile handset may lead to rise in the demands of SIM card. अब ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि मोबाइल खरीद लोगे तो क्या उसको बिना सिम कार्ड के क्या करोगे उस मोबाइल का? ओके, सो फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल, मोबाइल के हैंडसेट का यदि प्राइस कम होगा तो डिमांड अल्टीमेटली मोबाइल की इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली किसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी? सिम कार्ड की। तो वहां पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए बोल रहा है वांट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इनइलास्टिक चेंज आएगा। अब जैसे ड्यूअल सिम रहता है, तो आप क्या करोगे? दो फोन में सिंगल सिंगल सिम लगाना आराम से चालू कर दोगे। गॉट माय पॉइंट? इसलिए बोल रहा है रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब ज्यादा चेंज नहीं होने वाली है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। इनइलास्टिक मतलब नो चेंज इन डिमांड, और रिलेटिवली इनइलास्टिक बोला है मतलब चेंज होगा, डिमांड कम चेंज होगा और प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर से यहाँ पास कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से कितना इंपैक्ट पड़ेगा? यूजुअली इनइलास्टिक रहता है। डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली inelastic. If the consumer has high income, the demand pattern of very rich and extremely poor person is rarely affected by a significant change in the price. तो उनके यहाँ कुछ भी नहीं पड़ता इम्पैक्ट। इसके केस में इनकम ऑफ कंज्यूमर में जब चेंजेस आते हैं तो उस वक्त ज्यादा इम्पैक्ट यूजुअली इनइलास्टिक रहता है। क्या? डिमांड। ये किसके लिए बोला उसने? जो एक्सट्रीमली रिच है और एक्सट्रीमली पुअर है। अब उनको रिच वालों को जो खरीदना तो खरीद चुके हैं, अब उनको कुछ ज्यादा चेंज होता नहीं है। और जो पुअर वाले हैं तो वो वही अपने रेगुलर फुलफिल करते रहते हैं रिक्वायरमेंट्स को। अब अर्जेंसी के केस में भी ये भी अच्छा एक एग्जांपल है। अर्जेंसी ऑफ नीड्स रहेगी तो गुड्स व्हिच हैव अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब उसमें डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। आप बोलते हो जैसे सिंहगढ़ पोर्ट या वहां ऊपर चले गया, बोल रहा है 20 रुपीज की बोतल 40 रुपीज में बेच रहा है, चल दे तो पीने का है अभी, तो वहां रिलेटिवली डिमांड क्या रहता है? इनइलास्टिक, पियो नहीं पानी। या कि और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो जिसका मतलब अर्जेंसी समझ में आ रही है क्या? मेडिसिन हो गया। ओके, जहां पास जो गुड्स आपको अर्जेंटली रिक्वायर्ड हो वहां पास क्या रहेगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड रहेंगे। अब आता है लग्जरी गुड्स के केस में। बताओ, लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट। यहां पास इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या हो गया? अर्जेंटली एंड लेस अर्जेंट, हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आप क्या बोलोगे? अभी काम करते हैं, गवर्नमेंट ने ना लग्जरी गुड्स जैसे आपके हो गए, फ्लैट हो गया, हाउस हो गया, या कि कार हो गई, इसमें टैक्सेस वगैरह बढ़ा के रखे। आप क्या करोगे? प्राइस ज्यादा हो गई, अभी क्या करोगे? बोलते कुछ दिन रुक जाते हैं फिर बाय कर लेंगे।
करते हो, पोस्टपोन कर देते हो या डिले कर देते हो या कैंसिल कर देते हो, बोलते इतने इतना थोड़ी ना देंगे। क्यों कर रहे हो ऐसा? बिकॉज वहां पास क्या है, डिमांड क्या है, इलास्टिक हो रही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप ही अपना डिसीजन तो चेंज कर रहे हो, नहीं परचेस करना है। ओके, नहीं परचेस करोगे मतलब डिमांड क्या हो रही है, मेजर फ्लक्चुएट हो रही है। अच्छा, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दी है, लेस अर्जेंट है, तो भी आपने क्या किया, अरे फ्लैट है खरीद लो, अभी मौका है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ने अभी स्टैम्प ड्यूटी इंक्रीज करने लगी, तो आपको मालूम है 31 मार्च को कितनी ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी ओवर पेड हो गई, मतलब एक रेगुलर टाइम से भी। पता है क्या किसी को? समझ में आ रहा है? जैसे ही गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज या प्राइसेस में इंपैक्ट पड़ता है, तो लेस अर्जेंट गुड्स भी, जो लग्जरी गुड्स होते हैं, उसमें भी डिमांड में मेजर इंपैक्ट पड़ता है। हम या तो लग्जरी गुड्स को एक्सपेंसिव हो रहा है तो पोस्टपोन कर देंगे, या सस्ता हो रहा है तो बोलेंगे देखिए यार वैसे भी अब ये तो एफोर्ड कर नहीं पाते हैं, अभी टाइम है, बढ़िया पे खरीद लेते हैं। गॉट माय पॉइंट? टाइम पीरियड, इसको रीड करो, टाइम पीरियड को। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? वो बोल रहे हैं कि जिसका टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा, longer the time duration of the period, greater will be the elasticity of demand, because consumer क्या करना लगता है, अडाप्ट करने लगता है, बोलता है ऐसे एक्सपेंसिव हो गया, यूज ही नहीं करते, खत्म करते हैं। ओके, अपने हैबिट्स को वो चेंज करने लगता है, कंजम्पशन हैबिट्स को। यदि शॉर्टर ड्यूरेशन होगा तो उसको क्या करेगा, उसका डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब कुछ अजीब से एग्जांपल्स अपन देखते हैं। सो लॉन्गर ड्यूरेशन विल बी द ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी समझ लो कि जैसे सिटी के अंदर आपके यहाँ जल्दी ठंड नहीं पड़ रही थी, ठंड नहीं पड़ती थी, तो यहाँ वुलन क्लोथ को उतना ज्यादा डिमांड नहीं है। लेकिन लास्ट 2 ईयर से आप देख रहे हो यार कि बहुत ठंड पड़ रही है, तो आप क्या करने लगे हो, वुलन क्लोथ डिमांड करने लगे हो। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन से क्या चला आ रहा था, वुलन क्लोथ जल्दी यहाँ के नहीं परचेस करते थे। ओके, शॉर्टर पीरियड के लिए बोले तो अम्ब्रेला हो गया, अभी रेनी सीजन जैसे आएगा तो उसमें क्या होगा, रेनकोट होंगे, तो इनकी क्या होगी, जो जो इलास्टिसिटी है वो क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। प्राइस कितना भी चेंज हो रहा होगा, ज्यादा चेंज हो रहा होगा, तब भी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही डिमांड मेंटेन रहेगा। डिमांड में मेजर चेंज इन इलास्टिक, और इलास्टिक को आप रिलेट कर पा रहे हो इतना पढ़ने के बाद। इलास्टिक मतलब चेंज इन डिमांड, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज इन डिमांड। तो शॉर्टर पीरियड में डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला। रेनी सीजन में आपको क्या लगने वाला है, अम्ब्रेला वगैरह लगने वाला है ही, आप एडवांस में परचेस करके ही रखोगे। गॉट माय पॉइंट? तो ये सब चीजें हैं टाइम पीरियड के लिए, बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नीचे भी आपके हैं, आपके लिए होमवर्क में दिया हुआ है, तो एक बार इनको देखना। कौन सा, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर, नेचर ऑफ कमोडिटी, हैबिट, टाइम पीरियड, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। देखो समझ रहा है ना, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, जितना एग्जांपल्स वगैरह में आ रहा है, भले उसने नहीं लिखा हो तो इनके साथ पोस्टपोन कर सकते हो, तो वो रिलेटिवली क्या रहेगा, इलास्टिसिटी। और इम्पॉसिबल टू पोस्टपोन है तो वो क्या रहेगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब फिर से कोई बताएगा, नो चेंज इन डिमांड, चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप पोस्टपोन कर ही नहीं सकते हो। कौन कौन पोस्टपोन करेगा अम्ब्रेला भी खरीदना, कोई नहीं कर सकता। क्यों, अभी आने वाली है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन किसके लिए कर सकते हो, वुलन क्लोथ के लिए। ओके, ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल। नंबर ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी, सेवरल और स्पेसिफिक यूज है कि तब उस केस में क्या करेंगे। ओके, तो एक बार आते हैं इनके क्या, मेमोरी टेक्निक में क्या है, मेमोरी टेक्निक इसकी, अनचेन ड्यूरेबल टाइम, अनचेन दी ड्यूरेबल टाइम। अनचेन क्या है, सबसे पहला है, आराम से याद हो जाएगा, सबसे पहले अर्जेंसी ऑफ नीड, तो पहले मेन क्या है, अर्जेंसी। एन स्टैंड फॉर नेचर ऑफ कमोडिटी,
C stands for complementary, S stands for habit, A availability of substitute, I income, N number of users, D durable, time period. ओके, आराम से देखते हैं। सबसे पहला क्या था आपका अर्जेंसी के लिए, नेक्स्ट N नेचर ऑफ कमोडिटी, C complementary goods, H habit, A availability of substitute, I income, N nature of number of users and durability and time period। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको, डोंट वरी। अभी मेन जो अपन ने पहले से याद किया है वो चीजें याद करवा देता हूँ। सबसे पहले बताओ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, ये तीन है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने हैं आपके? 5। कौन कौन से? 5। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और क्या बता इसमें? अभी मैं याद करना चाहूंगा कि आप किसको किसको याद है, कुछ लोग अपने आप को संभाल के रखें, ये बहुत काम की चीज है। क्योंकि चलो, फर्स्ट टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टेस्ट हैबिट एंड फैशन, पॉपुलेशन, इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस, एडवर्टीजमेंट, अदर फैक्टर्स एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ये याद है ना? ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये भी हो जाएगा। चलो, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.